गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचार और दास्ता पर उसके जो विचार हैं उनको पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की कि अरस्तु के मत में न्याय क्या है या अरस्तु न्याय किसको कहता था या मानता था। तो अरस्तु ने भी अपने गुरु प्लेटो की ही भांति राज्य के लिए न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। यानी अरस्तु के राज्य का भी एक अहम आधार था न्याय। लेकिन बच्चों, अरस्तु की जो न्याय की अवधारणा है वो प्लेटो की न्याय की अवधारणा से बिल्कुल ही भिन्न है। प्लेटो में हमने पढ़ा कि प्लेटो का न्याय था जो राज्य में तीनों वर्ग रह रहे हैं उन सभी के द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए अपने अपने सौंपे गए कार्यों को करना प्लेटो के मत में न्याय था। परंतु अरस्तु सद्गुणों का समूह, यानी अरस्तु के अनुसार न्याय सद्गुणों का समूह है। तो इस प्रकार से बच्चों, अरस्तु के मत में एक न्यायप्रिय होने के लिए, एक व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। अब बात करते हैं कि अरस्तु ने जो न्याय को दो भागों में बांटा था उसकी। तो अरस्तु के अनुसार न्याय के दो भाग हैं। पहला पूर्ण न्याय और दूसरा विशेष न्याय। अब बात करते हैं पूर्ण न्याय की बच्चों कि अरस्तु ने पूर्ण न्याय किसको कहा था। तो अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय में जो नैतिक गुण है और चरित्र की श्रेष्ठता है यही पूर्ण न्याय है। दूसरे शब्दों में उसका मानना था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ जब अपने संबंधों का निर्वाह करता है तो वह नैतिक गुणों का पालन करे या नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करेगा, या आप कह सकते हो कानूनों के अनुरूप आचरण करेगा। तो अरस्तु उसको पूर्ण न्याय की संज्ञा देता है या उसको पूर्ण न्याय कहता है। दूसरा जो भेद अरस्तु ने न्याय का बताया है वह विशेष न्याय। इससे अरस्तु का तात्पर्य है सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों से जिनके आधार पर मनुष्य दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करता है। यहाँ पर अरस्तु विशेष न्याय के पुनः दो भेद बताता है। यानी विशेष न्याय को फिर से वह दो भागों में बांटता है बच्चों, और इस पर आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आते हैं। तो ध्यान से सुनो कि उस विशेष न्याय को जो दो भागों में बांटा है, एक पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारक न्याय। वितरणात्मक न्याय से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वितरण से संबंधित है, यह बांटने से संबंधित है। तो क्या बांटने की बात कर रहा है अरस्तु यहाँ पर, अब ये सुने, और उसी को वह वितरणात्मक न्याय भी बताता है। उसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राज्य के नागरिक को उसके महत्व, उसकी योग्यता और उसकी कुशलता को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पदों, सम्मानों और अन्य लाभों या राज्य पुरस्कारों का जो बंटवारा होता है
वह न्यायपूर्ण रीति से किया जाए। यानी कुल मिलाकर राज्य के नागरिकों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा दिए गए राजनीतिक पद, सम्मान, लाभ या पुरस्कारों का वितरण होना चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि यहाँ पर यदि असमान वितरण होगा या वितरण में विषमता रखी जाएगी तो राज्य में अराजकता या अशांति पैदा हो सकती है और जो अंततः क्रांति को भी जन्म दे सकती है। तो स्वयं अरस्तू के शब्दों में यदि बताऊं बच्चों वितरणात्मक न्याय की परिभाषा, तो उसका मानना था कि राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति ही वितरणात्मक न्याय है। अब जो दूसरा भाग बताया था विशेष न्याय का, वह था सुधारक या आप कह सकते हो संशोधनात्मक न्याय। तो संशोधनात्मक न्याय या सुधारक न्याय अरस्तु किसको कहता है बच्चों, कि उसका मानना था कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंधों को जो नियंत्रित करता है और राज्य के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें दूर करता है, उसको सुधारक न्याय माना है उसने। सरल शब्दों में आप कह सकते हो कि परस्पर नागरिक जब आपस में व्यवहार करते हैं और जिसके कारण बुराइयां यदि उत्पन्न हो रही है तो उन बुराइयों को दूर करना सुधारक न्याय की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से बच्चों अरस्तु के न्याय संबंधी विचार रखे थे। अब हम बात करते हैं अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की, कि अरस्तु ने दास्ता पर अपने क्या विचार रखे हैं। तो अरस्तु के अनुसार बच्चों कि वह दास किसको कहता है, जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, वह दास है। वापस सुनिए आप एक बार कि अरस्तु ने दास किसको कहा है, जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, वह दास है। अरस्तु ने दासों को पारिवारिक संपत्ति का ही एक भाग, एक उपकरण माना था बच्चों, जो परिवार में समृद्धि लाने या अन्य उपकरणों की भांति परिवार के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वह अपने अधीन न होकर अन्य के अधीन है। कुल मिलाकर अरस्तु ने तत्कालीन व्यवस्था में दासों की जो प्रथा थी, दास प्रथा थी, उसका समर्थन किया है बच्चों। और क्यों किया है इसके अभी हम कारण पढ़ेंगे कि उसकी दासता के समर्थन के पीछे क्या आधार थे या क्या कारण रहे हैं। परंतु सामान्य तौर पर उस वक्त जो दास प्रथा चली आ रही थी, जो कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा भी थी, तो ऐसे में अरस्तु जैसे वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक दार्शनिक को भी यदि दास्ता का समर्थन करना पड़ा बच्चों, तो आप सोच सकते हो कि उस समय की जो व्यवस्था थी वह कैसी रही होगी। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु जैसे वैज्ञानिक ने दास्ता का समर्थन किया तो उसके पीछे क्या कारण दिए होंगे या क्या औचित्य रहा होगा। तो बच्चों पहला तो अरस्तु ने दास्ता को प्राकृतिक बताते हुए इसका समर्थन किया। प्राकृतिक कैसे बच्चों, कि उसने कहा कि प्रकृति का नियम है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर, बलवान शक्तिहीन पर, बुद्धिमान बुद्धिहीन पर शासन करता है। ऐसे में प्रकृति ही कुछ को स्वामी
तो कुछ को दास के रूप में पैदा करती है, अतः दासता प्राकृतिक है, निर्मित बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो औचित्य बताता है वो दासता के समर्थन का, वह है पारस्परिक अंतःनिर्भरता का। वो कैसे बच्चों? पारस्परिक अंतःनिर्भरता से तात्पर्य है कि दोनों यानी स्वामी और दास एक दूसरे पर निर्भर है। वो कैसे बच्चों? कि स्वामी का जीवन दास के बिना अपूर्ण और अविकसित हो सकता है और दास का स्वामी के बिना, क्योंकि स्वामी का संरक्षण न केवल दास के जीवन को सुरक्षित करता है वरन इससे अपने स्वामी के गुणों से भी लाभान्वित होता है। मतलब दास का जीवन स्वामी के सानिध्य में रहने के कारण जो उसके गुणों से लाभान्वित होता रहता है, इसके पीछे अरस्तु का कहना था कि यदि स्वामी का जीवन दास के बिना नहीं चल रहा है और दास का जीवन भी स्वामी के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि उसको स्वामी के साए में ही सुरक्षा मिल रही है और साथ ही वह उसके स्वामी के गुणों से लाभान्वित भी हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों परस्पर अंतःनिर्भर है और इसीलिए दासता उचित बताता है अरस्तु। तीसरा जो वो औचित्य बताता है दासता के समर्थन का, वह है नैतिक। यानी अरस्तु ने दासता को पूर्णतया नैतिक बताया है बच्चों, क्योंकि स्वामी का कर्तव्य दास के प्रति दयालु रहना है, तो दास का कर्तव्य स्वामी भक्त होना है। यानी उसने बताया कि इसमें दास प्रथा में एक नैतिकता के गुण का भी समावेश है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्वामी सदैव हमेशा अपने दास के प्रति दयालुता रखता है और दास सदैव अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति रखता है। तो ऐसे में यह नैतिकता पर भी आधारित है, यानी दोनों में से कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहा है। अगला जो औचित्य है वह यह है बच्चों अरस्तु के दासता पर समर्थन का, कि तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें अर्थव्यवस्था की जो स्थिरता थी वह दासों पर ही टिकी थी। ऐसे में यदि अरस्तु उस दास प्रथा को नकारने का काम करता तो हो सकता है उस वक्त की जो आर्थिक व्यवस्था का संतुलन जो इनकी वजह से बैठा हुआ था वह बिगड़ सकता था। तो ऐसे में अरस्तु ने अर्थव्यवस्था के आधार पर भी दासता को उचित बताया। अगला जो समर्थन दासता के पक्ष में वह देता है या दासता के पक्ष में उसने जो आधार बताया है वह यह है बच्चों कि श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करके दास अपना ही हित कर रहे हैं। यानी स्वामी जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ रहकर दास अपना ही हित कर रहे हैं, साथ ही समाज का भी हित कर रहे हैं और राज्य का भी हित कर रहे हैं। अगला समर्थन वह देता है कि स्वामी के विवेक से ही दास का विकास समाज में संभव है। यदि दासता नहीं रहेगी तो दासों के लिए अपने बलबूते पर अपना विकास करना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अरस्तु ने तत्कालीन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा दार्शनिक होने के बाद भी दासता के समर्थन में उसके औचित्य पर निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किए। अब हम इसकी करते हैं आलोचना के अरस्तु जैसा राजवैज्ञानिक दार्शनिक, जिसको राजनीति विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक होने का टाइटल मिला हुआ, उसके द्वारा दासता जैसी बुराई का समर्थन क्यों कर लिया गया, उसकी हम आलोचना अब
इस प्रकार से करेंगे बच्चों कि यह बिल्कुल ही अप्राकृतिक और अमानवीय है। अरस्तु ने इसको प्राकृतिक बताया है बच्चों, परंतु दास्ता जैसी चीज़ कभी भी न तो प्राकृतिक हो सकती है और न ही मानवीय, क्योंकि इसके द्वारा उसने दासों को भी जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे घर के सामान हैं अन्य, उस श्रेणी में रख दिया है जो वो पूरी तरह से ऐसा करके मानव मात्र का मान करने वाला है और पूरी तरह से अमानवीय भी है। अगली जो आलोचना वह यह है बच्चों कि मानव समूह का जो इस तरह से विभाजन किया है अरस्तु ने स्वामी में और दासों में, कि कुछ पैदा ही स्वामी बनने के लिए होते हैं और कुछ पैदा ही दास बनने के लिए होते हैं, ऐसा एक तो विभाजन न केवल असंभव है वरन अन्यायपूर्ण भी है, क्योंकि आप मानव मात्र में इस तरह से समूह विभाजन करके मानव मात्र की जो सम्मान है उसके प्रति आप एक अनुचित और अन्यायपूर्ण अपना नज़रिया रख रहे हो। अगली जो आलोचना दास्ता की जा रही है अरस्तु की, वह यह की जा रही है बच्चों कि जो उसने यह बताया था कि कुछ लोग स्वामी के रूप में पैदा होते हैं और कुछ दास के रूप में ही हैं, तो उसने इस विभाजन के कोई निश्चित मापदंड नहीं बताए हैं। उसने कहा है कुछ बलवान होते हैं, कुछ निर्बल होते हैं, पर बलवानों को वो के मापदंड क्या रहेंगे, निर्बलों के मापदंड क्या रहेंगे, बुद्धिवान के मापदंड क्या रहेंगे, बुद्धिहीन के मापदंड क्या रहेंगे, इसके बारे में वह स्पष्ट कुछ भी बताने में समर्थ नहीं रहा है। और ऐसे में उसकी दास्ता की आलोचना की गई है कि जो विभाजन वह कर रहा है दासों और स्वामियों के बीच में, वह बिल्कुल ही उनका कोई मापदंड का उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई मापदंड नहीं है। अगली आलोचना जो बहुत ही स्वाभाविक है बच्चों कि यह एक बहुत ही अनुदारवादी धारणा है, यानी आपने मनुष्य के प्रति पूरी तरह से जो उदारता है उसको छोड़ दिया है और एक को स्वामी और एक को दास मानकर आपने अनुदारवादिता का प्रमाण दिया है। अगली आलोचना है कि उसकी यह दास्ता की जो अवधारणा है यह एक तरह से विरोधाभासपूर्ण भी है बच्चों। कैसे कि एक तरफ तो वह राज्य को व्यक्तियों के सद्जीवन के लिए अस्तित्व में बने रहने की बात करता है, तो फिर व्यक्तियों के सद्जीवन हेतु प्रयास क्यों नहीं करता है वह, जिन्हें कि वह दास कहता है, उनके सद्जीवन के लिए वह प्रयास क्यों नहीं कर रहा है। तो इस तरह से यह एक तरह से विरोधाभासपूर्ण अवधारणा भी है। अगली जो आलोचना की जाती है अरस्तु के दास्ता की, वह यह कहकर की जाती है कि इस अवधारणा का समर्थन करने पर अरस्तु में जो जातीय अहंकार था वह झलकता है बच्चों, क्योंकि अरस्तु में अपनी यूनानी श्रेष्ठता को लेकर जो एक अहम था, जो एक अहंकार था, उसके कारण ही उसके जैसा दार्शनिक भी दास प्रथा का समर्थन करने लगा था। तो इस प्रकार से उसका जाति की जो जातिगत श्रेष्ठता का जो भाव था उसमें, उसके कारण भी उसने दास प्रथा का समर्थन किया, ऐसा कहकर भी इसकी आलोचना की गई है। अगली आलोचना है वह भी बहुत ही स्वाभाविक है बच्चों कि यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, यानी आप समाज राज्य में जो स्वतंत्रता और समानता का भाव सभी को देना चाहते हैं वह दासों को नहीं दे रहे हैं, और ऐसा कहकर आप पूरी तरह से अलोकतांत्रिक अवधारणा का, या आप कह सकते हो अलोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन
करते हैं, क्योंकि दासता की अवधारणा लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता दोनों की अवहेलना करती है। अगली आलोचना की गई है कि यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और अतार्किक है, यानी सही और अच्छी परिस्थितियाँ, सही ज्ञान और दिशा द्वारा व्यक्ति में आवश्यक गुणों का विकास संभव है, जिसे अरस्तु ने अनदेखा किया है। यानी अरस्तु ने जो ये कहा है कि कुछ पैदा ही दास के लिए होते हैं, मान भी लिए जाए कि ऐसा है, तो आवश्यक अच्छी परिस्थितियाँ पैदा करके सही ज्ञान और सही दिशा, सही वातावरण बनाकर ऐसे व्यक्तियों में जो उनमें आंतरिक गुण हैं उनका विकास किया जा सकता है, ऐसा, और उनका विकास करके उनको दासता से मुक्ति दी जा सकती है। परंतु अरस्तु ने इसकी पूरी तरह से अनदेखी की है। अब अंतिम जो आलोचना हम कर रहे हैं बच्चों अरस्तु के दासता की, वह यह कर रहे हैं कि अरस्तु द्वारा मानव को पशु के समान समझना न केवल मानव मात्र के प्रति अन्यायपूर्ण, अनुचित था, वरन पूरी तरह से असंगतिपूर्ण भी कहा जाएगा, क्योंकि मानव और पशु में समानता स्थापित करते हुए इसका समर्थन करना ही अरस्तु ने अपने आप को एक तरह से संशय में, या आप कह सकते हो आलोचना के घेरे में डाल दिया था। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने अरस्तु के न्याय संबंधी विचार और उसके दासता संबंधी विचारों पर चर्चा की है। अब अगली कक्षा में हम उसके जो संविधानों के वर्गीकरण पर, जो अरस्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संविधानों या राज्यों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।